जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम सभी स्टूडेंट्स को। ये पहला प्रैक्टिस पेपर आपके सामने आ चुका है। पूरे 50 प्रश्न इसके अंदर रहेंगे, जिसमें जीके, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न होंगे। तो आपको कमेंट बॉक्स में ईमानदारी के साथ जवाब देना है। क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। भारत रत्न किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? इसमें जीके, साइंस और मैथ्स और रीजनिंग में भी लगभग वही प्रश्न हैं जो पीछे 4-5 साल में एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं बार बार। तो जवाब देंगे बिल्कुल, विज्ञान, जनसेवा, कला एवं साहित्य, तीनों क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत रत्न दिया जाता है। तो डी ऑप्शन सही है। रविंद्रनाथ द्वारा रचित कृति है पोस्ट ऑफिस, गीतांजलि, चित्रा, ये सभी। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये सारी जो कृतियाँ हैं वो रविंद्रनाथ द्वारा रचित हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी। जब आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें तो आपको इस तरह से जवाब देना है। जैसे तीसरे प्रश्न का जवाब सी है तो 3C, इस तरह से आप जवाब देंगे, ठीक है। दूसरे प्रश्न का जवाब डी था तो 2D, इस तरह से आपको जवाब देना है। नेक्स्ट प्रश्न, थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये राइट आंसर आपका होगा नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका होता है दुबई में। सत्यमेव जयते वाक्य कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। ये प्रश्न 3-4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विश्व का सबसे गहरा महासागर है? सबसे गहरा महासागर विश्व का, ये आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर। भारत और चीन की विभाजन रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा है, भारत और चीन के मध्य है। ये किसके मध्य है? रेड क्लिफ रेखा, ये भारत और पाक के मध्य है, भारत और पाकिस्तान के मध्य है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को हुआ। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। फिर इसका नाम बदलकर, योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया? नीति आयोग इसका नाम रख दिया। नीति आयोग, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। मुखिया पूछा जाए तो प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 से किस नए आयोग की स्थापना की गई? अभी मैंने बताया था, योजना आयोग की जगह क्या बनाया है? नीति आयोग बनाया है। कब बनाया? 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया। भारतीय संविधान के निर्माता हैं? भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ये है दिल्ली में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? ये 2020 की बात है। कब की बात है? 2020 की। सिंधु घाटी सभ्यता थी, किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ये शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट है, साइंस का आपका पोर्शन आ चुका है। चाकू से काटे जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो ये सोडियम है। सोडियम का प्रतीक चिन्ह अक्सर पूछा जाता है, Na होता है। इसको कैरोसिन के तेल में रखते हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। कैरोसिन के तेल में रखे जाने वाली धातु कौन सी है? सोडियम है। एल्यूमिनियम का प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है, Al है। और इसका प्रमुख अयस्क पूछा जाता है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, मुख्य अयस्क, ठीक है, बॉक्साइट। तो इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कंकाल की आयु पता लगाने की विधि है? तो ये है कार्बन डेटिंग पद्धति। कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कौन
परिवर्तित करता है, डायनेमो करेगा, यानी कि जो जनरेटर हम बोलते हैं विद्युत जनित्र। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? बेहोशी की दवा होती है एक तरह से क्लोरोफॉर्म, तो CHCl3। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? ये बहुत बार बताया हुआ आपको, विटामिन डी। नेक्स्ट प्रश्न, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण बताइए। एक कोशिकीय जीव, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, है ना। मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा लगभग बता दीजिए कितनी होती है? ये लगभग 60 से 70% तक हो सकती है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में। रसोई में ईंधन के रूप में उपयोग में लाए जा सकने वाली गैस कौन सी है? तो ये LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मीथेन का सूत्र पूछा जाता है, CH4 है। CNG का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, इसको मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, मार्स गैस भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा सही जवाब है C, LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट, थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली धातु है। थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली धातु ये आपकी हो जाएगी पारा, यानी कि मरकरी। इसको Hg से डिनोट करते हैं, मरकरी। ठीक है। नेक्स्ट, पेनिसिलिन के टीके की खोज किसने की? पेनिसिलिन, ध्यान रखेंगे, ये की है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और चेचक के टीके की पूछा जाए तो एडवर्ड जेनर ने खोज की है। ये प्रश्न भी आर्मी के एग्जाम में आ चुका है। चेचक की एडवर्ड जेनर ने। ठीक है। नेक्स्ट, कार्य बल एवं विस्थापन में संबंध है। वर्क, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, क्या संबंध है इसमें? तो कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन, W=F×S, F×D भी मिल जाता है, D का मतलब भी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन ही है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ सही जवाब होगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है। प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग जिनको प्रकृति में स्वतंत्र रूप प्राप्त है, जिनको मतलब बनाने के लिए किसी और रंग की आवश्यकता नहीं होती, जो अपने आप में मूलतः मौजूद हैं, वो प्राथमिक रंग कहलाते हैं। सही जवाब आपका हो जाएगा लाल, नीला और हरा। बाकी सभी रंग इनके मिश्रण से बनते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए। जब चंद्रमा, देखिए एक तरफ मान लीजिए यहाँ पे क्या है? सूर्य है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए क्या है? पृथ्वी है। चंद्रमा इसके बीच में आ जाता है, चंद्रमा इनके मध्य में आ जाता है, तो जो सूर्य की जो रोशनी है उसको एक कुछ हद तक ढक लेता है जब पृथ्वी से हम इसको देखते हैं तो उस अवस्था को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सामान्यतः मनुष्य का रक्तचाप होता है तो 120 से 80, ये तो आपको ध्यान ही है, ए ऑप्शन सही होगा। ये आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का पार्ट हो चुका है। गणित का आप यहाँ पे देखेंगे प्रश्न, पहले प्रश्न पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में उत्तर करने की ट्राई करेंगे। कोई दुकानदार 2 पेन को प्रति पेन 50 रुपए के हिसाब से बेचता है, मतलब 2 पेन बेच रहा है और दोनों को 50-50 रुपए में बेचता है। एक पेन पर उसको 10% का लाभ होता है और दूसरे पेन पर 10% की हानि होती है। मतलब एक बार लाभ हुआ, एक बार हानि हुई। कैसे हुआ? क्योंकि हो सकता है एक पेन को वो कम रुपए में खरीद के लाया और ज़्यादा रुपए में बेचा हो तो लाभ हो गया हो। दूसरे पेन पे ऐसे हो सकता है कि वो ज़्यादा रुपए में खरीद के लाया हो और कम रुपए में बेच दिया हो तो हानि हो गई है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? देखो, बताओ कि उसको कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, ये हमें बताना है। देखो, जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाए, यहाँ पे दोनों सेम दे रखा है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, तो हमको एक काम करना होता है, हमें पता होना चाहिए ऐसे प्रश्नों में हमेशा ही हानि होती है। हानि का प्रतिशत निकालने का एक सिंपल सी ट्रिक है, सिंपल सा तरीका है, क्या? x²/100, ये तरीका है। x क्या है यहाँ पे, जो आपको यहाँ लाभ या हानि का प्रतिशत दिया हो, यानी 10 की स्क्वायर बटे 100। 10 की स्क्वायर करोगे, आपको पता है 10 × 10 यानी 100 होता है।
बटे 100 इसको काट दोगे 1 आ जाएगा। ये प्रश्न इतनी बार आ चुका है, बच्चों को उत्तर भी याद है कि इस प्रश्न का उत्तर 1% आएगा, जब यहाँ पे 10% लाभ और हानि दी हुई हो। ठीक है, अब प्रश्न ये देखते हैं परीक्षा में, तो इतना सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आप मन मन में देख सकते हैं कि इसकी स्क्वायर करनी है और 100 का भाग देना है, तो 100 में 100 का भाग दिया, एक पेन उठाने की भी ज़रूरत पड़ती नहीं है। यहाँ समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है मेरे द्वारा। ठीक है, प्रश्न नंबर 32, इस तरह का प्रश्न आपके सामने आ रहा है। इसको करने की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। क्या ट्रिक है, देखिए, आपने 8वीं क्लास में या 7वीं क्लास में एक सूत्र पढ़ा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा है। क्या सूत्र था, a प्लस बी और गुणा a माइनस बी, ये सूत्र था। अब यहाँ पे इतना बड़ा काम करना पड़े हमें, 999 की स्क्वायर करो, फिर 998 की स्क्वायर करो और फिर उनको घटाओ। इससे अच्छा एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ, जो भी अंदर है, मतलब 999 माइनस 998, और दूसरे एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में, इस बार क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, 998, ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती, अब डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ समझाने के लिए लिख देती हूँ। तो इनको जोड़ लेंगे और इसको घटा लेंगे, इसको जोड़ेंगे तब हमारे पास कितना, 1997 आ रहा है ना, 1997 आ जाता है यहाँ पे। और 999 में से 998 घटाते हैं, 1 आता है, मतलब वापस 1 को इससे गुणा करेंगे तो यही संख्या आ गई, यही उत्तर आता है। ठीक है, इतना सब लिखने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, आप मन मन में भी करके देख सकते हैं इसको। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैंने ये बता दिया आपको कि ये सूत्र लगा है, इसमें सूत्र का आपको ध्यान रखना है, बस इसको मैं नोट कर देती हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये सूत्र का आपको ध्यान में रखना है, मतलब जो भी संख्या दी हुई हो उसके ऊपर स्क्वायर हो अगर, और बीच में माइनस का निशान हो यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, एक बार जोड़ना एक बार घटाना, बस उत्तर आ गया। ठीक है, इस तरह से आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, ये प्रश्न है आपके सामने, इसका अंडर रूट आपको निकालना है। ठीक है, अंडर रूट आपको निकालना है। तो अगर 16 होता, अगर मान लीजिए 16 होता तो आप क्या करते, 4 गुणा 4, 2 का जोड़ा जब भी बन जाए अंडर रूट से बाहर आ जाता और अंडर रूट हट जाता, तब ये उत्तर हो जाता। अब यहाँ पे 2 ज़ीरो है और उनके बाद में पॉइंट है और इधर 16 भी है, तो 0.0016 हमारे पास ये संख्या है। ठीक है, तो इसको गुणा करते हैं हम, 2 टुकड़े कर लेते हैं इसके, क्या हो जाएगा, 0.04 गुणा 0.04। ठीक है, एक काम करते हैं, ये पॉइंट दिख नहीं रहा है, यहाँ 0 लगा देंगे तो ये पॉइंट दिख जाएगा, ये आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। पॉइंट के लेफ्ट साइड में आप 0 लगा सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब 2 संख्याएं सेम हो गई, वही जैसे 4 बाहर आया था और अंडर रूट हट गया था, तो आपके पास 4, ये संख्या 0.04 बाहर आ जाएगी, अंडर रूट हट जाएगा, ये उत्तर आ जाएगा। आ रहा है क्या, देखिए ए ऑप्शन में मिल रहा है आपको, सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, इसके लिए आपको गुणा तो आना ही चाहिए। देखिए, जब आप पेपर देने जाएं तो आपको गुणा भाग बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, वरना दिक्कत होगी। 34 नंबर प्रश्न, 6 लीटर चीनी के विलयन जिसमें 4% चीनी है, 6 लीटर चीनी का विलयन है, 4% चीनी है, इसमें 1 लीटर पानी वाष्पित किया जाता है, मतलब उड़ा दिया, मानो गर्म करके पानी को उड़ा दिया। चाहे कई देर तक हम उबालते रहते पानी उड़ जाता है ना, उसी तरह से पानी को उड़ा दिया, 1 लीटर पानी को। तो शेष बचे विलयन में चीनी की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। तो टोटल क्या है, देखो 6 लीटर विलयन है, 6 लीटर विलयन में चीनी की प्रतिशत मात्रा निकालनी है आपको। कैसे निकालेंगे, देखो 6 लीटर विलयन है आपका, तो सबसे पहले तो आसानी हो जाए तो हम इसको मिलीलीटर में बदल लेते हैं। तो ये हमारे पास 6 लीटर है, मिलीलीटर में बदलेंगे तो 6000 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब 4% चीनी है, तो 4% का मतलब बटे में 100। अब काट लीजिए इसको, 6 चौके 24 और 1 0, 240 ml। ये 240 ml क्या आया है, यहाँ पे चीनी की मात्रा आई है। ये क्या आई है आपकी, चीनी की मात्रा, चीनी की मात्रा 6 लीटर विलयन में। ठीक है, अब आपको एक चीज़ यहाँ पे बोली गई कि 1 लीटर पानी को उड़ा दिया। पहले पानी कितना था, पहले टोटल विलयन कितना था, टोटल विलयन था 6 लीटर। ठीक है, अब यहाँ मिलीलीटर में चेंज कर दिया तो 6000 हो जाएगा ये, और 1 लीटर पानी को उड़ा दिया, तो 1 लीटर यानी 1 मिलीलीटर पानी को उड़ा दो आप, 1000 माइनस कर दो, कितना बचेगा आपके पास, 5000 मिलीलीटर ml
आपके पास शेष विलयन बचा। ये क्या बचा आपके पास? शेष विलयन बचा आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अब 5000 शेष विलयन बचा। अब जो शेष बचा हुआ विलयन है उसमें आपको चीनी की मात्रा प्रतिशत में निकालनी है, ये आपका प्रश्न है। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं और यहाँ निकालते हैं हम शेष बचे विलयन में, शेष बचे विलयन में चीनी की मात्रा, चीनी की प्रतिशत मात्रा है ना, प्रतिशत मात्रा निकालिए। चीनी आपने कितनी निकाली है यहाँ पे? 240, तो 240 बट्टे में विलयन कितना बचा है? 5000 ml, तो 5000, और प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100। 2 0 से ये 2 0 काटो, इससे ये काटा, 24/5, 24/5, इसको भाग दे दो, 4 5 5 चौके 20 और 4 शेष बच गया बटे में 5। 4 सही 4/5 प्रतिशत ये उत्तर आना चाहिए। आ रहा है क्या? ये आ रहा। देखो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। एक वर्गाकार और एक आयताकार खेत के परिमाप बराबर हैं, ठीक है। एक मानो एक वर्ग के आकार का खेत है और एक आयत के आकार का खेत है, दोनों के परिमाप, परिमाप का अर्थ क्या है? यहाँ से ये एक पूरा चक्कर लगाया यानी सभी भुजाओं का योग, यहाँ से ये एक पूरा चक्कर लगाया यानी इसकी सभी भुजाओं का योग, इनके परिमाप बराबर हैं, ठीक है। यदि वर्ग की भुजा 60 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा दे दी वर्ग की 60 सेंटीमीटर तथा आयत की लंबाई दे दी यहाँ पे 70 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तब आ जाएगा लंबाई, और यहाँ पे दी हुई 70, चौड़ाई का मान हमें पता नहीं, तो पहले चौड़ाई हमको निकालनी पड़ेगी। उसके लिए हमें इन दोनों का परिमाप देखते हैं। वर्ग का परिमाप बराबर है आयत का परिमाप, बराबर आयत का परिमाप, ठीक है। कोई जल्दीबाजी नहीं है, हमें 1 घंटा मिलता है, आराम से कर लेंगे। वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है? वर्ग के परिमाप का सूत्र 4 गुणा भुजा, यही होता है। और आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है, ठीक है। अब आपको 4 का 4 रखना है। भुजा का मान क्या है वर्ग का? ये रहा 60, तो 60 बराबर 2 गुणा लंबाई का मान 70 दिया हुआ है, चौड़ाई का मान आपको पता नहीं तो b मान लीजिए इसको, वृत्त, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 240 आ जाएगा। ये 2 इधर गुणा में है, यहाँ आके भाग में आ जाएगा। यहाँ आपके पास बचेगा 70 प्लस b, ठीक है। इसको आप काट लीजिए एक बार, 120 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 70 प्लस b, 70 यहाँ प्लस का है, इधर जाके माइनस का अगर इसको किया जाए, यहाँ अकेला b बच जाएगा। चौड़ाई का मान आ जाएगा आपका कितना? 50। b का मान कितना आ गया? 50। चौड़ाई आ गई आपकी। चौड़ाई आते ही यहाँ पे मान रखो, लंबाई का मान 70 ये दिया हुआ देखो, चौड़ाई का मान 50 आ गया आपका। 7 5 35 और 2 0, 3500 सेंटीमीटर में है सब कुछ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका क्षेत्रफल आ गया आयत का। यही आपको पूछा था, 3500 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये रहा, वह संख्या ज्ञात करें जिसका 1/3 उसके 5वें भाग से 16 अधिक है। वह संख्या ज्ञात करें। मान लिया वो संख्या x है, इस संख्या का 1/3 यानी इसका 1/3 करना है, मतलब 3 का भाग देना है इसमें। इसी संख्या के 5वें भाग से 16 अधिक है, मतलब इसके अंदर से हम इसी संख्या का 5वां भाग, मतलब 5 का भाग देके घटा दें तो अंतर जो है 16 आएगा। अंतर जो है अधिक हुआ कम हुआ, इसका अर्थ क्या है? अंतर, दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस, तो 16 आना चाहिए। कुछ नहीं करना, लघुत्तम लो, 3 और 5 का लघुत्तम 15 आ गया। यहाँ पे 5x माइनस 3x लघुत्तम लिया है मैंने,
बराबर 16। 5x में से 3x गया 2x, यहाँ पे 16 पहले से था, ये 15 इधर आके गुणा में हो जाएगा। ये x यहाँ पे छोड़ो, ये 16 है गुणा 15 यहाँ रखो, 2 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, 2 को इससे काट लेंगे, 2 8 16, और 15 को 8 से गुणा करेंगे तो 15 8 120 पहाड़े आते हैं ना। वेरी गुड। चलो 120 आपका उत्तर आना चाहिए। कहाँ पे है देखिए, ये ऑप्शन में आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वह कौन सी संख्या है जिसको अपने में ही 20 बार जोड़ने से परिणाम 861 आता है? खुद में ही 20 बार जोड़ना है, वह कौन सी संख्या है? मानो संख्या x है, अब खुद में ही खुद को 20 बार जोड़ना है, मतलब खुद को ही जोड़ना है, यानी x को ही जोड़ना है। कितनी बार? 20 बार। तो इसको किससे गुणा करना होगा? 20 से। मतलब एक x जोड़ा, फिर दूसरी बार वापस एक x जोड़ा, फिर दूसरी बार वापस एक x जोड़ा, कितने x हो गए? 20x हो गए। ठीक है, बराबर परिणाम कितना आना चाहिए? 861 आना चाहिए। तो ये एक समीकरण आपके पास बन चुकी है। 20x और 1x को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 21x हो जाएगा, बराबर में 861 है। अब x यहाँ पे रखेंगे, यहाँ 861 था, 21 का इसमें क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। तो कितना? 41 बार जा रहा है क्या? तो x का मान कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा। आपके पास ऑप्शन में मिल रहा है आपको, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, सम यानी इवन नंबर है, औसत यानी एवरेज 40 दिया हुआ है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो इसकी बहुत सारी ट्रिक्स भी होती हैं, बट आप इजीली भी देखो, बेसिक से भी देखो। तो मानो एक संख्या x हो गई, एक संख्या x हो गई, नेक्स्ट सम संख्या x+2 लिखेंगे, क्योंकि x के बाद में x+1 तो विषम संख्या आएगी, फिर x+2 करेंगे तब सम आएगी, x+3 करेंगे फिर विषम आएगी, फिर x+4 करेंगे फिर सम आएगी। हमें ओनली सम संख्या लेनी है। तो एक तो x हो गया, दूसरा क्या हो गया? x+2, तीसरी संख्या x+4, चौथी संख्या x+6, पांचवी संख्या x+8। ये 5 संख्याएं हो गई। ठीक है, अब क्या करना है? इनका औसत आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 40। औसत कितना दिया है? 40 दिया है। हम भी इनका औसत निकालते हैं। औसत आपको पता है, औसत का सूत्र क्या होता है? औसत का सूत्र आपको बताया हुआ है, राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, यही होता है औसत का सूत्र। पढ़ा हुआ है ना आपका, राशियों की संख्या। ये सूत्र में मान रखो, राशियों का योग करो, ये सारी राशि आपको दी हुई, इनका योग करो, x प्लस x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 और प्लस x+8, इन सबको जोड़ लिया। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समय लग जाए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। राशियों की संख्या कितनी? 5 संख्या थी ना, 1 2 3 4 5, बटे में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। बराबर में क्या मान लेंगे? 40, क्योंकि औसत हमें कितना दिया हुआ है? प्रश्न वाले ने 40 दिया हुआ है। ये 5 इधर भाग में, इधर जाके गुणा में चला जाएगा, 40 गुना 5। x वालों को x में जोड़ दो, x वालों को x में जोड़ दो, 1x 2x 3x 4x 5x, x कितने मिल गए? 5x। बाकी गणित वाली को गणित में जोड़ो, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20। ठीक है, ये 5 उधर चला ही गया। अब यहाँ पे क्या करना है? 40 और 5 को गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 200। यहाँ पे हमारे पास क्या है? 5x प्लस 20। ये 20 को ख़त्म करो पहले, तो 20 इधर प्लस में है, इधर जाके किस में हो जाएगा? माइनस में। यहाँ क्या बचेगा हमारे पास? 5x। 200 में से 20 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 180। यहाँ पे क्या है? 5x। इस 5 को भी दूसरी साइड भेजो, गुणा में है, यहाँ आके भाग में हो जाएगा, x बचेगा। x की वैल्यू हमको निकालनी थी, तो 5 को इससे काटो, 5 को काटो, 36 बार जा रहा है, x का मान 36 आ गया। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न पे देखते हैं एक बार दोबारा। सबसे बड़ी संख्या देखो, सबसे बड़ी, यहाँ पे हमने संख्याएं क्या मानी है? कहाँ गया? ये रहा, x+8, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या थी ना, x+2, इन सब में सबसे बड़ी संख्या x+8 है। x की वैल्यू 36 आ चुकी है, तो x+8, 36 + 8 कितना हो जाएगा? 44। ये आपका आंसर आना चाहिए बच्चों। ठीक है, 44, ये रहा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे।
यदि 480 का 75% बराबर क्वेश्चन मार्क गुणा 15 हो तो क्वेश्चन मार्क x मान लेना, इसको x का मान ज्ञात करो। चलो देखते हैं, छोटा ही प्रश्न लग रहा है मुझे, ये यहाँ आ जाना चाहिए शायद, देखते हैं करके। 480 का अर्थ होता है गुणा 75 का 75%, का मतलब होता है बटे में 100, बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लेती हूँ गुणा 15। ये प्रश्न में जो कहा वही किया है हमने। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो काट लीजिए, अब और आगे कट करना चाहें तो और आगे कट कर लीजिए, x को अकेला कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या है 48 गुणा 75 बटे 10, ये x को अकेला कर लेते हैं, 15 इधर गुणा में था, यहाँ पे आके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इसीलिए मैंने इनको भी गुणा नहीं किया था ताकि 15 से इजीली कट जाए। ठीक है, 15 से इसको काटेंगे, 15 पंचे 75, 5 से ये वापस कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब 2 से इसको काट लो, 2 दूनी 4 और 2 चौकी 8, 24। x का मान कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। काटना तो आता है ना, काट लेना इजीली। भाग गुणा, इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से ताकि कटिंग में गलती नहीं हो। 24 सी ऑप्शन आ रहा है आपका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये रहा प्रश्न आपके सामने। किशन किसी कार्य को 12 दिन में तथा रामू उसे 15 दिन में पूरा करता है। एक तो किशन है, दूसरा कौन है, रामू। ठीक है, किशन तो करता है 15 दिन में, किशन करता है 12 दिन में और रामू करता है 15 दिन में। तो बताओ वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो, जब भी इस तरह के प्रश्न आए, बेसिक एक जो होता है आपके सामने वो मैं आपको बताती हूँ। बेसिक क्या होता है, किशन कार्य करता है 12 दिन में, तो एक दिन में किशन कितना काम करेगा, किशन करेगा या किशन कार्य करेगा। एक दिन में कार्य मतलब डब्लू, कितना कार्य करेगा, 12 दिन में करता है तो 1/12 भाग वो कर लेगा कार्य का। ठीक है, और रामू कितने दिन में करेगा, एक दिन में रामू कार्य करेगा कितना भाग, 1/15 भाग। यो पूरे काम को करने में 15 दिन लगा रहा है, तो इस तरह से कर लिया। जब एक बार हम बेसिक समझ जाते हैं तो भूलते नहीं हैं हम बार बार। जहाँ पे ट्रिक की आवश्यकता होगी ट्रिक भी बताऊंगी। ठीक है, तो प्रश्न में पूछा गया है कि दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में कार्य करेंगे, पहले ये निकालेंगे। ठीक है, तो 1/12 प्लस 1/15, इनका लघुत्तम लीजिए, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ऊपर इन दोनों को कर देंगे तो 9 आ जाएगा, इनको काट लीजिए तो 3/20 भाग, 3/20 भाग। ठीक है, अब इसको, ये इतना भाग कार्य हुआ तो कुल दिन निकालना है, हमें उल्टा कर लेना, जो भी संख्या है कुल दिन कितना हो गया, 20/3। जो भी है जितना भाग होता है वो ही उसको उल्टा कर लेंगे तो उतना दिन उनको लग जाएगा। मतलब 3 का भाग 20 में देंगे तो लगभग 6 सही 2/3 दिन उनको लगेंगे कार्य करने में। ये तो हो गया आपका बेसिक। अब जब इस तरह का सवाल आए कि जैसे रामू कितने दिन में काम करता है, 15 दिन में, किशन कितने दिन में काम करता है, 12 दिन में, तो वो दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे। ऐसे सवाल जब आए तो आपको एक काम करना है, AB/A+B ट्रिक है ये। ठीक है, क्या ट्रिक है, AB/A+B यानी 12 गुणा 15 बटे 12 प्लस 15। AB का अर्थ इनके मध्य गुणा है। ठीक है, जब कुछ निशान नहीं हो मतलब गुणा का निशान होता है, गुणा कर लो और 12 गुणा 15 इसको गुणा कर लो और 12 और 15 को जोड़ेंगे 27, कितना आ जाएगा, इनको काटेंगे तब वही 6 सही 2/3 दिन। खत्म कहानी। उत्तर आ रहा है 6 सही 2/3 दिन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। बाकी बेसिक सीख लेंगे तो कोई डरने वाली बात नहीं है, बार बार भूलेंगे नहीं। एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा नदी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। बताओ धारा की दिशा में चाल क्या होगी। धारा की दिशा में चाल क्या होगी। देखो,
ऐसे प्रश्न जब आपको करने के लिए आएँ तो आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि धारा की दिशा में जाने से नाव का वेग बढ़ जाएगा। जिस साइड में नदी चल रही है, नदी की धारा चल रही है, उस साइड में ही जब नाव जाएगी तो नाव का वेग बढ़ जाएगा। अर्थात जब नाव धारा की दिशा में जाएगी तो दोनों की चाल जो है, दोनों का वेग जो है वो जुड़ जाएगा। और जब धारा अलग दिशा में बह रही है, नाव को हम अलग दिशा में ले जा रहे हैं, तो जो सिचुएशन होगी वो विपरीत दिशा वाली होगी। तब हम इन दोनों का जो रहेगा उसको घटाएंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार हमें नाव की चाल दी गई है। नाव की चाल कितनी दी हुई है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नदी की चाल भी दी हुई है। नदी की चाल कितनी दी हुई है? अभी मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको दी हुई है। अब क्या करना है, धारा की दिशा में ही चाल है तो दोनों को जोड़ना है। दोनों को क्या करोगे? जोड़ोगे तो 8 + 6 कितना हो गया? 14 किलोमीटर प्रति आवर, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, दिशा में नाव की चाल। ठीक है, तो ये यहाँ पे इतना प्रश्न आपने कर लिया। और ऑप्शन अब देखेंगे, ए में 12 किलोमीटर है और बी में 14 किलोमीटर, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इजी ही प्रश्न था, बस दोनों को जोड़ना था, कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, तरुणा जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाजार जाती है तो वो 9 मिनट देरी से पहुंचती है। जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तो 7 मिनट जल्दी पहुंच जाती है, मतलब पहले पहुंच जाती है। तो उसके घर से बाजार की जो दूरी है वो कितनी है, वो आपको ज्ञात करनी है। जब भी इस तरह का प्रश्न आए, इसको ट्रिक से करना ज़्यादा बेटर रहता है। कैसे करेंगे? देखो, जब इस तरह से आपको दूरी ज्ञात करनी है ना, बाजार की और तरुणा के घर की, तो क्या करोगे? दूरी निकालने के लिए जो चाल दी हुई है, चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल करो, बटे में चालों का अंतर करो, चालों का अंतर करो। ठीक है, और गुणा में समय का अंतर, गुणा में समय का अंतर। ठीक है, बस ये प्रश्न कर लोगे, इस तरह के सारे प्रश्न आप कर पाओगे फिर। तो चालों का अंतर, चाल कितनी है? एक बार 3 किलोमीटर प्रति घंटा, एक बार 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3 × 5 गुणनफल हो गया। चालों का अंतर करना है आपको, 5 और 3 वही है, तो 5 - 3 कर देना, जो बड़ा हो उसमें से छोटा माइनस कर देना। ये हो गया आपका एक काम। गुणा समय का अंतर, एक बार 9 मिनट देरी से पहुंचती है, एक बार 7 मिनट जल्दी पहुंचती है। ठीक है, तो समय का अंतर करोगे तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब एक तरफ देरी हो रही हो, एक तरफ जल्दी पहुंच रही हो, तो ये विपरीत चीज़ें हो गई ना, विपरीत चीज़ें हो गई। मानो मुझे यहाँ पहुंचना है, ये जगह पहुंचना है, एक व्यक्ति ए यहाँ खड़ा है, एक व्यक्ति बी यहाँ खड़ा है। ठीक है, तो इनके बीच की डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं, इनके बीच की दूरी हम निकालते हैं, तो हमको इस पूरे को जो है ऐड करना होता है। तो यहाँ पे ये समय का जो अंतर है वो ऐड होगा, क्योंकि एक बार देरी से पहुंच रही है और एक बार जल्दी पहुंच रही है, तो 9 + 7 हो जाएगा, 9 + 7 हो जाएगा, जुड़ेगा, ये ध्यान रखना, इसको गलत मत करना आप। नेक्स्ट है, और अगर यहाँ पे प्रश्न में ऐसा पूछा जाता कि 9 मिनट देरी से पहुंच रही है और दूसरे में 7 मिनट देरी से पहुंच रही, दोनों बार देरी से पहुंचती, तो 9 - 7 होता। और अगर ऐसे आता कि 9 मिनट जल्दी पहुंच रही है और 7 मिनट जल्दी पहुंच रही, जल्दी भी आता ना अगर, तो यहाँ पे दोनों में माइनस होता, 9 - 7 होता, 2 आता है यहाँ पे। ठीक है, पर यहाँ पे ये जुड़ा है क्योंकि एक बार जल्दी और एक बार देरी। अब मैं इतना वक्त लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रश्न गलत होता है बच्चों का एग्जाम में, जल्दीबाजी में, इसलिए मैं इस पर समय दे रही हूँ। 3 × 5 करोगे 15, 5 - 3 करोगे 2, 9 और 7 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? ये 16 आता है क्या? 16 काट लेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 2 × 2, 2 × 8 = 16। एक ध्यान देने वाली बात और है, सवाल गलत होते होते बचा है यहाँ पे। क्या? ये देखिए, आपने भी ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे 9 मिनट 7 मिनट है और यहाँ पे बात हो रही है घंटा की। तो क्या करना होगा, इसको हम अगर
घंटा में बनाते हैं तो एक काम करें कि 60 का भाग दे दें। 60 का भाग दे दें, एक घंटा में 60 मिनट होते हैं तो 60 का भाग दे दीजिए। यहाँ पे भी 60 का भाग दे देंगे। इसको काट लीजिए, 8 एकम पूरा पूरा नहीं जा रहा तो 15 से काट लो, कोई बात नहीं। 8 से पूरा नहीं जा रहा तो 15 से काट लो। 15 एकम 15, 15 चौके 60। अब 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 2 आया है यहाँ पे हमारे पास 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर वो दूरी होगी। दूरी निकाल रहे थे ना हम, क्या निकाल रहे थे? दूरी। तो ये दूरी कितनी होगी? 2 किलोमीटर हमारे पास ये ए ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो कटिंग वगैरह ध्यान से करेंगे, कहीं गलती नहीं हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सूत्र नोट कर लिया ना? ये सूत्र नोट कर लो पहले। दूरी निकालनी हो जब आपको इस तरह से, इस तरह का प्रश्न आए तो ये सूत्र रहेगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 1500 रुपये का 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 1500 रुपये ब्याज मूलधन दिया हुआ है। मूलधन कितना है? 1500 रुपये। और दर कितनी दी हुई है? 8%। समय दिया हुआ है 3 वर्ष। ठीक है, साधारण ब्याज का सूत्र आपको पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट का, PRT बटे 100 से निकालना है आपको। तो मूलधन 1500, दर 8, समय 3 बटे 100, 2 0 से 2 0 कट गए। 15 8 120 गुणा 3, 12 तिया 36 और 1 0, 360 रुपये आने चाहिए ब्याज के। देखो ऑप्शन में है क्या? 360 रुपये, सी ऑप्शन में आपको मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ये इस तरह का प्रश्न है आपके सामने। इसमें देखो, आप एक चीज़ आपने अगर नोटिस की हो तो 7वीं 8वीं क्लास में आपने एक सूत्र पढ़ा था, A गुणा A, इसको 2 गुणा A गुणा B, 200, ये 480 है ना, 480 को हम लिख सकते हैं 240 गुणा 2, 480 को लिख सकते हैं 240 गुणा 2, प्लस B गुणा B, मतलब क्या हो गया? A की स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। सूत्र बन गया A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। किसका सूत्र होता है? A प्लस B की होल स्क्वायर का। A प्लस B की होल स्क्वायर का सूत्र होता है, A की जगह हमने क्या मान रखा है? 240। B की जगह क्या मान रखा है? 60। तो A प्लस B, 240 और 60 को जोड़ो, 240 प्लस 60 इसकी होल स्क्वायर होगा ना। 240 और 60 को जोड़ा 300, 300 की होल स्क्वायर की कितना आ जाएगा? 2 0 तो थे ही, तो 4 0 कर देने, हमें 4 0 कर देने, तो ये उत्तर आ जाएगा। देखो तो ऑप्शन में ये आ रहा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे किया? A की स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र लगाया है यहाँ पे, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। A प्लस B की होल स्क्वायर हो जाएगा। A की जगह मान रख दिया 240, B की जगह मान रख दिया 60, स्क्वायर कर दी दोनों की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। दिए गए चित्र में कोण x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए एक बार इसको जूम कर लेते हैं। देखो ये x है तो ये यहाँ पे ये भी x हो जाएगा सामने वाला। अब ये एक रेखा पर जो भी कोण बने होते हैं, ये एक रेखा है, इस पे एक कोण ये बना है, एक ये बना है, एक ये बना है, इन तीनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो x प्लस 3x प्लस 5x ये होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, 1x और 3x 4x, 4x और 5x 9x बराबर 180 डिग्री। x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, तो 180 डिग्री बटे में 9, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 20 डिग्री। x की वैल्यू 20 ये मिल रही है आपको डी ऑप्शन में। ये आपका गणित का पोर्शन हो चुका है। अब हम आते हैं सामान्य बुद्धिमत्ता यानी रीजनिंग में। ये प्रश्न देखेंगे किस तरह से इसको हल किया गया है। तो 2 को 3 से गुणा करते हैं, तो 2 तिया 6, 6 तिये 18, 18 तिया 54 और 54 को 3 से गुणा करते हैं तो आएगा 162। 54 को 3 से गुणा करते हैं तो 162 आना चाहिए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह कोई ना कोई इनमें संबंध होता है, वो संबंध आपको देखना है। ठीक है,
अब जून को एक कूट भाषा में PQRS लिखा जाता है और अगस्त को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में GUEST गेस्ट को क्या लिखेंगे। ठीक है, देखो ऐसा प्रश्न आए गलती नहीं हो इसलिए आपको क्या करना है, इस तरह से करना है। JUNE, जून को क्या लिखा है, PQRS, PQRS, मतलब J की जगह P लिखना है, U की जगह Q लिखना है, N की जगह R लिखना है, E की जगह S लिखना है। ऐसे ही आगे क्या दिया है आपको, अगस्त, अगस्त है क्या, AUGUST, इसको लिखना है WQF, QMN। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं पर गलती नहीं हो इसलिए मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ। A की जगह W, U की जगह Q, इसी तरह आपको लिखना है आगे से आगे। अब आपको पूछा किसके लिए, GUEST, गेस्ट का निकालना है आपको। G की जगह क्या लिखना है, यहाँ पे देखेंगे आप तो G की जगह हमने लिखा है F लिखना है यहाँ पे आपको G की जगह। U की जगह देखेंगे तो U की जगह Q लिखा जा रहा है, Q। ठीक है, E की जगह S लिखा जा रहा है, ठीक है, और S की जगह M लिखा जा रहा है, T की जगह N लिखा जा रहा है। ठीक है, T की जगह N लिखा जा रहा है, तो FQSMN ये उत्तर आएगा। FQSMN, ए ऑप्शन ही आ रहा है यहाँ पे, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 17वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसके लिए आप ABCD लिख सकते हो, जिसको डायरेक्ट याद है वो डायरेक्ट भी कर सकते हो। मुझे डायरेक्ट याद है, मुझे पता है 17वां अक्षर कौन सा होता है ABCD में, 17वां अक्षर कौन सा होता है ABCD में, J हो सकता है, J होता है। ठीक है, तो अब J के दाएं देखना है, J के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, J से लेते हुए चलेंगे। अगर ABCD लिख के दिखानी है तो यहाँ पे ऐसे लिख के भी देख सकते हैं आप, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने इस तरह से लिखा है कि यहाँ पे जो है 10वां है, यहाँ पे 20वां है, ताकि मुझे गिनने में इजी हो। ठीक है, 70वें नंबर पे देखेंगे तो जैसे कि मैंने देखा था कि इधर से चलना है, दाएं मतलब ये साइड से। ठीक है, दाएं मतलब ये साइड से चलना है, तो यहाँ पे आपको गिनती गिननी पूरी ये लाइन, फिर ये जो है 70वें नंबर पे आ रहा है J आपका। ठीक है, अब J से वापस दाएं जाना है, J से वापस दाएं जाना है, तो J का दायां कौन सा होगा, इस साइड होगा, मतलब KLMNOPQ 7वें नंबर पे क्या आ रहा है, Q आ रहा है, तो Q आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, Q आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब दाएं का दायां पूछा जाए आपको तो आप उसको माइनस भी कर सकते हो, जैसे 17 - 7, 70वें का 7वां दायां का दायां बोला जाए तो 17 - 7 यानी कि दाएं से 10वां अक्षर, दाएं से 10वां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आ गया ना। तो ये इसकी छोटी सी ट्रिक है, जब दाएं का दायां बोला जाए तो 17 - 7 किया, 17वां के 7वां करना था आपको, तो ये 17 - 7 10वां अक्षर हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है पर हम इसको समझ जाते हैं, माइंड में एक बार सेट हो जाए तो इसको भूलेंगे नहीं बार बार। नेक्स्ट है, X और Y भाई हैं, P और Q बहन है। ठीक है, X Y ये दोनों क्या हैं, भाई हैं। ठीक है, भाई लिख दिया, कोई बात नहीं। अब P और Q बहन है, P और Q क्या है, बहन है। ठीक है, बहन लिख दिया। X का पुत्र Q का भाई है, X का पुत्र, इसका पुत्र, ये मान लिया इसका पुत्र है, Q का भाई है, किसका भाई है, Q का, इसका भाई है, मतलब ये Q ये X की पुत्री हो गई ना, ये X की पुत्री हो गई, क्योंकि जब इसका पुत्र Q का भाई होगा मतलब ये Q भी इसी की बेटी है, X की पुत्री हो गई Q। ठीक है, अब क्या पूछा है, आप बताइए Y का P से क्या संबंध है, Y का P से क्या संबंध है। X की पुत्री Q हो गई,
जब वाई एक्स का भाई है तो ये भतीजी हो गई, क्यू किसकी भतीजी हो गई, वाई की। और क्यू का भाई ही तो पी है, क्यू का भाई ही पी है, तो ये क्या हो गया, भतीजा हो गया वाई का। वाई का क्या हो गया, भतीजा हो गया। प्रश्न हमको क्या पूछा है कि आप बताइए वाई का पी से क्या संबंध है। पी भतीजा है और वाई चाचा है। वाई का संबंध बताना है ना पी से, तो ये चाचा हो गया, क्या हो गया, चाचा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये अपने घर में ट्राई करके देख सकते हैं आप, समझ में आने लगेगा आपको। 5 किलोमीटर चलने के बाद अनिल दाईं ओर मुड़ा। 5 किलोमीटर चलने के बाद अनिल दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर गया। मान लिया वो यहाँ से चला है, ठीक है, 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला, फिर कहाँ मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर इसका हाथ ये वाला होगा, 3 किलोमीटर और चला फिर, ठीक है। इसके बाद बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर इसका ये वाला हाथ होगा, तो 8 किलोमीटर और चला, ये देखो। अंत में अनिल दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, अंत में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, ये दक्षिण दिशा है, इधर आपको पता ही है, दिशा पता है ना, ऊपर तो उत्तर, नीचे दक्षिण, यहाँ पूर्व, और यहाँ पे लास्ट में क्या है, पश्चिम है, ठीक है। तो अंत में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, तो बताइए अनिल ने किस दिशा में यात्रा प्रारंभ की थी। उसने यात्रा प्रारंभ इधर ही चला था, वो सही चले थे हम, तो दक्षिण दिशा में ही उसने यात्रा प्रारंभ की थी, तो दक्षिण ही उसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आपको 1 घंटा यानी 60 मिनट मिलती है, लगभग जो है 44 मिनट हुई होगी, हमको 44-45 मिनट में आपकी क्लास हो चुकी है, ताकि आपको एक बार दोबारा भी प्रश्न में चेक करने का मौका मिल जाएगा। 15 मिनट आपके पास शेष रही है, OMR भी आपको फिल करनी है, तो लगभग आपका यह पेपर जो है इजीली पूरा हो जाता है। ये भी मैंने इतना सब लिखा है, समझाया है, आप लोगों से बातचीत भी की है, तो समय लगा है, बाकी आपका आराम से 35-40 मिनट में पेपर हो जाएगा। उसको दोबारा से अच्छे से देखेंगे तो आपको मौका मिलेगा कि कहीं गलती ना रहे। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पेपर, प्रैक्टिस पेपर नंबर 2, उसके लिए भी आप रेडी रहें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।